वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का तयन करने के बाद आज जुडिशल कमीशन का अहम इजलास हुआ। जुडिशल कमीशन ने 4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस जुनैद गफ्फार, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान के लिए जस्टिस रोज़ी खान, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस अतीक शाह के नाम की मंजूरी दे दी गई है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल कमीशन के 16 अरकान में से अक्सरियती वोट से चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का फैसला हुआ। जुडिशल कमीशन के इजलास में किस तनासब से वोटिंग हुई और इजलास में क्या बात हुई, इस पर नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर ने जुडिशल कमीशन के इजलास में 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला पहले करने का मुतालबा किया। जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा PTI के 2 मेंबरान ने भी जस्टिस मंसूर के मुतालबे की हिमायत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्रुर के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के हक में 9 वोट पड़े। जुडिशल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने किसी जज के हक में वोट नहीं दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिया। तहरीक इंसाफ के रुकन जुडिशल कमीशन बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सीनियर जज को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए। लेट्स वॉच हिम। हमारे ख्याल के मुताबिक जब चीफ जस्टिस की तैनाती हो तो ज़रूरी होता है कि आप सबसे सीनियर की कोशिश करें कि वो हो जाए। जो भी हम नहीं कहते कि किस साइड पे हैं किस साइड पे नहीं हैं, वो तो बात चलती रहती है। सियासत को छोड़ के हम एक असूल की बात करते हैं कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए, और सीनियरिटी की प्रिंसिपल की वजह ये है कि उससे फिर रंजिशें नहीं होती। वरना ये होता है कि जो 3-4 जजेस हैं वो फिर कोशिश करते हैं कि उनको चीफ जस्टिस बनाया जाए, तो फिर हुकूमत के साथ चलाने की कोशिश करते हैं। वो अभी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। फ़ैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब को किया था सीनियरिटी फिक्स करने के लिए, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक 5 जज साहिबान जो हैं उन्होंने चैलेंज कर दिया है। सो अभी वो चैलेंज जब तक फ़ैसला नहीं होगा, हमारी नज़र में यहाँ फ़ैसला नहीं किया जा सकता JCP में कि आपने किसको करना है। जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के तौर पर तकर्रुरी के असरात क्या होने जा रहे हैं, एग्जैक्टली जुडिशरी अब किधर खड़ी है, इसकी इम्प्लीकेशन क्या हैं और आइंदा आने वाले दिनों में क्या अहम वाक़यात हो सकते हैं। आबिद ज़ुबैर साहब एंड अहमद पंसोटा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू ज़ुबैर साहब। आज जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ सिंध बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के लिए मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्रुरी तो अब कर दी है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि 5 जजेस उनकी सीनियरिटी के फैसले को चैलेंज कर चुके हैं। सो अब ये आगे क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये मतनाज़ा होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो शुरू से ही बड़ी मुतनाज़ा है। 26वीं तरमीम जिस तरह से मंजूर कराई गई थी, आपने रात के अंधेरे में लोगों को ज़बरदस्ती करके और एक पिछले चीफ जस्टिस ने सहूलतकारी करके वो जो मुराफ़े अरकान का वोट जो है वो उसको गिना जाए, वो जजमेंट को रिव्यू करके, तो 26वीं तरमीम ही पूरे मुतनाज़ा थी। और देखिए, चीफ जस्टिस साहब को उस वक्त जो जुडिशल जो पार्लियामेंट जो कमेटी थी जजेस की अंडर द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसमें 2 सीनियर जजेस जो इनके साथ उस मेंबरान थे, और ये चीफ जस्टिस साहब भी 3 लोगों की कमेटी थी। उनसे कहा गया, 2 ने कहा कि आप पहले 26वीं तरमीम का केस जो चैलेंज हो चुकी है उसको लगा लें, उसे सुन लें, ताकि अगर फुल कोर्ट सुन ले उसको या तो अलाउ कर दें या उसको डिसमिस कर दें, जो भी उसका हो। वो चीफ जस्टिस ने डिस्पाइट द फैक्ट बीइंग इन माइनॉरिटी वो नहीं लगाया। और देखिए, उसके बाद से हालात चलते रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गई। वो एक नंबर जो जूनियर जज थे जो उन लोगों से, उनको उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया गया। और फिर आप जो मुतवातिर हुकूमत के हक में फैसले आने शुरू हो गए, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट का केस हो, चाहे इन 6 जजों का केस हो, या फिर ये अभी आपने देखा जो रिव्यू कर दिया इन्होंने एक फैसले को जो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था। 12 जुलाई का फैसला कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, उसको उन्होंने रिव्यू कर दिया। और जैसे अभी गौहर में सुन रहा था, आपने अगर जूनियर बेंच ने कर दिया, खैर उस पर तो डिबेट हो सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब 26वीं तरमीम के तहत बन गई तो अब वो लोग जजेस इसके मेंबर नहीं है, तो वो अब यही फुल कोर्ट है, यही रिव्यू कर सकता है। ये डिबेट है कि वो
इक्वल जजेस थे, नहीं थे, कम जजों ने ज्यादा जजों का केस रिव्यू कर दिया। लेकिन देखिए, लेकिन अब जस्टिस डोगर को तो लाहौर से लाया ही गया था कि चीफ जस्टिस बनाने के लिए, और आपने देखे जो इन जजों ने उनके केस में फैसला किया, उन्होंने सीनियरिटी के लिए तो अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट के कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है, हमारी जो सीनियरिटी चीफ जस्टिस साहब ने, जो पिछले चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के, उन्होंने गलत फैसला किया है, हम लोग सीनियरिटी उसके हिसाब से ये ट्रांसफर्ड जजेस हैं ये सारा, उसके ऊपर फैसला तो उन्होंने उनके खिलाफ किया और केस भी वापस हुकूमत को भेज दिया। सदर मुमलिकत का मतलब होता है हुकूमत वक्त, क्योंकि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की, तो हुकूमत के पास वापस भेज दिया। वो हुकूमत जो जस्टिस डोगर को लेके ही आई थी ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके मर्जी के चीफ जस्टिस लगे, क्योंकि वहां जो चीफ जस्टिस होता है, अनलाइक द सुप्रीम कोर्ट, वहां मास्टर ऑफ द रोल रोस्टर है, वही केसेस लगाते हैं कि किन जजों, मौजूद जज साहब का भी केस लगेंगे नहीं लगेंगे। तो वो आज, और उन्हीं को आपने फैसला कर दिया जो उनको लेके आए थे, तो उन्होंने क्या फैसला करना, तो उन्होंने जस्टिस डोगर के हाथ में फैसला कर दिया। अच्छा, 3 सीनियर जजेस में चुनना था, और अब गवर्नमेंट की आप देखिए जुडिशल कमीशन क्या है, पहले शिकायत हुआ करती कि जजों की मेजोरिटी है और गलत फैसले होते हैं, अपने भाई बरात अपने लोगों को भर देते हैं। अब क्या हो रहा है, अब तो पूरा हुकूमत वक्त की और उनके हवारियों की जो काउंसिल्स में है, या कोई जुडिशल जो एक रिटायर्ड जज को उसमें लगाया जाता है, वो सब उनके हक में, जैसे आज जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी ने भी वोट दिया जस्टिस डोगर को, तो ये सारे उनके 9 वोट उनके फेवर में आए। तो अब पूरा एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है, एग्जीक्यूटिव कौन है, अब यही जजेस सब उनके ताबे ही होंगे, क्योंकि वो जुडिशल कमीशन से उनको उम्मीद होगी कि उनका हाई कोर्ट के जजों की वो पड़ताल करेंगे कि जी ये सही काम कर रहे हैं नहीं। जजेस उनको कौन अब चीफ जस्टिस होगा, उसका चीफ जस्टिस बनना है तो जुडिशल कमीशन के मेंबरान को खुश रखना है, ये सारी चीजें अब हो गई। अब तो ये सिस्टम बिल्कुल एक यरगमाल हो गया है एग्जीक्यूटिव के हाथ में, और बिल्कुल जुडिशल इंडिपेंडेंस खत्म हो गई हमारी। राइट, सो इफ यू अलाउ मी, अहमद मंसूर साहब, जुबैर साहब ने कहा ये सिस्टम यरगमाल हो गया एग्जीक्यूटिव के हाथों, लेकिन इसका एक दूसरा रुख ये भी नजर आ रहा है कि अब ये एक मजबूत सिस्टम बन चुका है, ये इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन उनको वो लीगली कवर्ड है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी जुडिशल कमीशन में ये तजवीज़ दी कि चीफ जस्टिस की तकरीर से पहले 26वीं तरमीम पर फैसला होना चाहिए, लेकिन मुस्तरद हो गई है तजवीज़। सो हम ये कह सकते हैं कि अब ये इम्प्लीमेंट हो चुका है ये सिस्टम। देखिए, मजबूत वर्ड को देखने के 2-3 डिफरेंट ज़ाविये हैं। उसको मजबूत भी कहा जा सकता है, उसको रिजिड भी कहा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये कानून और आइन की बड़ी ढिठाई से मुखालफत है, जिसकी वजह से आज चूंकि नंबर्स उनके पास है, मेजॉरिटी उनके पास है, जोर ज़बरदस्ती उनके पास है, तो उस वजह से ये सारी की सारी चीज़ें हमें उस तरह नज़र आ रही हैं। देखिए, द बोन ऑफ कंटेंशन इन दिस एंटायर इशू इज़ द 26th अमेंडमेंट। 26th अमेंडमेंट सही हो सकती है, गलत हो सकती है, वो सही तरह पास हुई है या नहीं हुई, उसकी जो बेसिकली समरात हैं या उसकी जो नुक्कात हैं, उनके ऊपर जब कानून का फैसला आ जाए, सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच का आ जाए, फिर सारी की सारी चीजें आगे रो। देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री आर्टिकल 270 से भरी पड़ी है। कभी हम ए लाते हैं, डबल ए लाए, फिर ट्रिपल ए लाए। हमें क्यों जरूरत महसूस होती है कि हमें हर चीज का आज से 10 से 15 साल बाद पता लगता है? हमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो फांसी है उसका भी बाद में पता लगता है वो फैसला गलत है। हमें इस फैसले का भी बाद में पता लगता है कि आइन में जो तरामीम हुई गलत है। हमें इस चीज का भी बाद में पता लगता है कि मिलिट्री डिक्टेटर आया, उसने आइन में तरामीम की, वो भी गलत है। फिर हम उन लॉज, उनके टाइम पर चीजें ढूंढते हैं जो सही हुई थी, उनको हम वैलिडिटी देते हैं। ये क्यों नहीं हम आज सोच लेते कि हमने प्रोस्पेक्टिवली एक्ट करना है और जो आइन की स्पिरिट है हमने उसके तहत एक्ट करना है। जहां तक आपने मजबूती की बात की, जब ये चीजें नहीं थी तब भी आप देखें कि चीज तो उस तरह चल रही थी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में कोई एक आधा आदमी चलाना चाह रहा है, तो उसका इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपकी ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपके सामने रिजर्व सीट्स का केस जिस तरह हुआ है, रिजर्व सीट के केस में जिस किस्म की बहस हुई है और जिस किस्म की अब जजमेंट, ये शॉर्ट ऑर्डर जो भी आया है, उससे आपको अंदाजा लगा दिया। डेफिनेटली, मतलब मैं आपसे सिंपली एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि इस आइन की ये मंशा तो नहीं हो सकती कि जिस पार्टी की 3 सीटें उसको 11 या 13 मिल जाए। आई एम श्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब आइन में यही होगा, या एटलीस्ट मेरी रीडिंग 51D की यही है कि जिस प्रोपोर्शन में आपने जीती है उसी प्रोपोर्शन में आपको सीट्स मिले। तो इस तरह में आई कैन साइट इनन्यूमरेबल एग्जांपल्स जहां पर जो आइन की बेसिक स्पिरिट है, आइन की बेसिक स्पिरिट डिटरमिन करने के लिए सिर्फ एक चीज है, वो है उसका दिबाचा, उसका प्रेफेस, और वो ये कहता है कि अवाम ताकत का शरचश्मा है, वो अपने नुमाइंदगान जो हैं उनको चूज करके हाकिमियत अल्लाह ताला की जात की और अपने नुमाइंदगान के थ्रू पावर एक्सरसाइज की जाती है। इस एडिफिस के ऊपर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन खड़ी है। अब आप मुझे बताइए, पिछले 6 महीने 1 साल में अगर कोई इस एडिफिस के इर्द गिर्द आपको जजमेंट नजर आती है तो आई विल हैप्पीली कंसीड कि 26th अमेंडमेंट रिप्रेजेंट्स इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विल ऑफ द पीपल। बट अगर नहीं नजर आती तो फिर ऑफ कोर्स यही कहा जा सकता है, यस
मजबूती आई है, इस हद तक आई है, हठधर्मी आई है, इस हद तक आई है कि हमने आइन को फ्रेग्रेंट वायलेट करना है, या उस आइन की जो प्रोविजंस हैं उनको हमने फॉलो नहीं करना। बाकी देखिए, आइन पर हमेशा दो व्यूज रहे हैं इस मुल्क में, और राइट। वो हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं। मैं कह सकता हूँ मेरा ठीक है, दूसरी साइड कहेगी उनका ठीक है, लेकिन हिस्ट्री जब आप देखते हैं तो हमेशा 10-10, 12-12 साल बाद फिर हमें ये पता लगता है कि ओहो आइन की बड़ी गलत वायलेशन हुई थी और आज हम इसको ठीक करेंगे। तो लेट्स सी आफ्टर 10-15 ईयर्स या मे बी सूनर हम इस चीज को रियलाइज करते हैं या नहीं करते। राइट। जुबैर साहब, मखसूस नशिस्तों केस में 13 रुकनी बेंच ने 8 रुकनी अक्सरियती फैसले को 12 रुकनी बेंच ने 7 जजेस की अक्सरियत से कल अदम करार दे दिया। ये जो नज़ीर कायम हुई है, ये अब हम बार बार होते हुए देखेंगे? बिल्कुल। देखिए, जो हुकूमत चाहेगी या हाइब्रिड सिस्टम चाहेगा वही फैसले होंगे। आपने मिलिट्री कोर्ट्स में देखा, आपने जजों के केस में देखा, जस्टिस डोगर को सीनियरिटी देनी थी, और आपने अभी इसका रिव्यू देखा मखसूस नशिस्तों के सीट में। और आप देखिए, ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया, 13 जजों के फैसले को 12 जजों ने उसको रिव्यू कर दिया। वहाँ 8 जज सीट मेजॉरिटी में थे, यहाँ 7 जज मेजॉरिटी में थे, और उन्होंने उसे कर दिया। और आप देखिए, लेकिन सबसे हैरानगी की बात और सबसे अफसोस की बात है जो इस मुल्क में हुई है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत रह गई है। अब तो खुद भी वो डिवाइड हो गया कि एक सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस हैं जो पता नहीं क्या है, क्या कर रहे हैं, और उनका क्या रोल है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो सारे मुकदमात होते हैं उन्हीं क्या लगते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट मुलकवात, और वही हर चीज़ हुकूमत के हक में फैसला आ रहा है। कोई फैसला अभी मसाइल के हक में नहीं आया है। आप देखिए, हुकूमत रिव्यू डालती है या अपील करती है, उसके फैसला होता है, और कोई दूसरा करता है, वो डिसमिस हो रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले सेट असाइड हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इससे क्या हो रहा है, इससे लोगों का इत्मीनान उठ गया है सुप्रीम कोर्ट उस पे कि जी अब हमें हमारे जो हक हुकूक जो होंगे वो हमें सुप्रीम कोर्ट से मिलेंगे। लोग अब कहाँ जाएंगे? मतलब कि देखिए, ये सिस्टम कोलैप्स करेगा तो नुकसान हम सब का है, इस कोर्ट का भी है। कोर्ट अगर इंसाफ देना बंद कर दे तो हम जमहूरियत खत्म हो जाती है। जब हमारी वैसे ही जमहूरियत पे इतना कदरत लग चुके हैं और इतनी कोशिशें हो रही हैं उसे खत्म करने की, खुद मिनिस्टर कह रहे हैं हाइब्रिड सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है, तो डेमोक्रेसी कहाँ गई? एक चीज मैं और आपको बताता चलूं, एक इस केस का मखसूस निश्चितों का, जैसे अहमद ने कहा, बिल्कुल सही है कि आपने देखिए, पहली बात कि रिव्यू, ये जजमेंट कभी इंप्लीमेंट नहीं हुई, वो रिव्यू हो गई। फिर दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपने सीटें उन लोगों को दे दी जिनकी सीटों का हकदारी नहीं है, क्योंकि उनकी जो इनके हिसाब से आर्टिकल 51 के तहत, जो आर्टिकल 51 सब क्लॉज 6 के तहत जो उनकी मखसूस नशिस्तें बनती हैं, उनसे ज्यादा उनको आपने दे दी गई, क्योंकि आप कहते हैं कि ये पार्लियामेंट को मुकम्मल होना चाहिए, अगर पीटीआई को नहीं मिल सकती तो ये सीटें खाली नहीं हो जाए, तो उनमें माले गनीमत समझ के आप उनमें तकसीम कर दीजिए। तो ये चीज तो नहीं होगी। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप देखेंगे कि अब इन सारे मेंबरान जो पीटीआई के थे, जो आजाद, उनको एक इलेक्शन कमीशन की गलती से, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 12 जुलाई के फैसले में कहा था, गलती की जिसकी वजह से उनको इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा, वरना पीटीआई अपने बल्ले का निशान लिया था, पीटीआई की पार्टी को खत्म नहीं किया था। तो उसके तहत अब ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए। आप देखिएगा ये इसमें जो बेजमीर लोग हैं वो अपना जमीर बेचेंगे, क्योंकि अब तो वो फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं। आज अपने कोई साहब है, आपने देखा, वो जाके वजीर आजम साहब से मिल रहे हैं और वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं नून लीग में। सुना कुरान पे हल्फ लिया था उन्होंने कि वो पीटीआई के साथ रहेंगे। तो आप ये देखिए, अभी आप ये शुरुआत है, तो आपने ये चीज भी खोल दी और आपने 2/3 अक्सरियत दे दी उनको। तो अब आइन में जो वो करना चाहेंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो हमारा खत्म हो गया। यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे कि आप जो हमारा बुनियादी ढांचा है इनका, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। दो पार्लियामेंट के पास पूरा इख्तियार होता है कि वो आइन में तरमीम करे, लेकिन ये इख्तियार नहीं होता कि आपका बुनियादी ढांचा जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज गारंटीड, वो आप खत्म कर दें। और आपने कर दिया। 27वीं तरमीम आएगी, उसमें आप देखिएगा ये जो दिल चाहेंगे करेंगे। राइट। सो अहमद बिन सुरैज साहब, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने 12 रुकनी बेंच के फैसले पर अगर दस्तखत नहीं करते तो फिर उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? देखिए जी, वंस अगेन एक अनदर बेंच कंट्रोवर्सी है। पहले 4-3 थी, अब इस दफा 7-6 है। तो बिल्कुल ऑफ कोर्स जजमेंट ऑफ द कोर्ट होने के लिए तो उन जजेस का साइन करना बहुत जरूरी है। सो अनलेस दे साइन इट, व्हिच इज व्हाई इन्होंने एक एप्लीकेशन भी फाइल कर दी है। और इंटरेस्टिंगली एक और चीज भी देखें, इसको 7-6 कहा जा रहा है, जो कि जी सर, सॉरी, वो रिटर्न
वो रिटर्न कर दी एप्लीकेशन, उनकी एंटरटेन ही नहीं की रजिस्ट्रार ने, वो वापस भेज दी पीटीआई। एग्जैक्टली बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट है। अब पहले 4-3 की सिचुएशन चल रही थी और अब 7-6 की सिचुएशन चलेगी। सो ये अब इस किस्म की डिबेट में हम फंसे रहेंगे। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला जब किसी पॉलिटिकल नेचर का होता है तो उसकी एक्सेप्टेंस, एक तो बड़ा कन्वीनियंट तरीका है कहने का कि जी हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसका एहतराम करते हैं, वो बात ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आइन की तशरीह के ऊपर आते हैं या आइन से रिलेटेड आते हैं, उनका फैसला पाकिस्तान की आवाम करती है। और पाकिस्तान की आवाम ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट की किसी ऐसे फैसले को इज्जत नहीं दी या किसी ऐसे फैसले को रिस्पेक्ट नहीं किया जिसमें आइन से किसी किस्म का इनहराफ हो। और वो आप उठा लें पीछे, चाहे वो मिलिट्री डिक्टेटर को अलाउंस हो टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेके अब तक कोई भी केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करती है या आइन की वो इंटरप्रिटेशन नहीं करती, तो द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर कन्वर्सेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि इस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी। और मेरे नज़दीक अगर ये जजेस साइन नहीं करते तो आई थिंक ये एक अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा एंड लेट्स सी हाउ दे रिजॉल्व इट। राइट, अब्दुल भाई साहब एंड बैरिस्टर अहमद पंसोरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एक और हो सकता है। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तहरीक इंसाफ के हाथ से सिरकने का खदशा पैदा हो चुका है। KPK हुकूमत की हर कीमत बचाने के लिए हुकूमत को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी ने आज़ाद अरकान से एक बार फिर वफादारी का हल्फ लेने का फैसला किया है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है, जिसमें तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को शिरकत की हिदायत कर दी गई है। खदशा है कि वफाकी हुकूमत JUIF के साथ मिलकर जल्द खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को घर भेज सकती है। इस हवाले से JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला से सवाल किया गया तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की मनसूबाबंदी की तरदीद की। लेट्स वॉच हिम। ऐसा कुछ हो सकता है? दूसरी जानिब कोट लखपत जेल लाहौर में कैद तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुज़ाकरात की अपील कर दी है। लाहौर जेल से जारी खत पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, शाह महमूद कुरैशी और इजाज़ अहमद चौधरी के दस्तखत मौजूद हैं। इस खत में लिखा गया है कि मुल्क के बदतरीन बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। मुज़ाकरात होना हर सतह पर लाजमी है। सियासी और मुक़तदरा सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए। आगाज़कार के तौर पर सियासी बुनियादों पर मुज़ाकरात किए जाएँ। तहरीक इंसाफ के लाहौर में कैद रहनुमाओं को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। मुज़ाकराती कमेटी की तकर्री के लिए बानी PTI तक रसाई आसान बनाई जाए। तहरीक इंसाफ की लाहौर जेल में कैद क़यादत बातचीत की अपील करी है, जबकि बानी तहरीक इंसाफ ने पार्टी क़यादत को 10 मुहर्रम हराम के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से अलीमा खान ने आज मुलाकात के बाद क्या बताया वो भी देखिए। इसलिए उन्होंने आज अनाउंस किया है, उन्होंने कहा है कि इस गुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फ़ौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें इस गुलामी के निज़ाम के ख़िलाफ़। बानी PTI की दूसरी बहन नौरीन नियाजी ने कहा है कि बानी हुकूमत के बजाय उन्हीं से बात करेंगे जिनसे अमेरिका ने बात की है। उन्हें भी देखिए। पिछली दफा रानी बताएंगे उन्होंने नहीं कहा क्या कहा था कि मुज़ाकरात उन्होंने कहा सिर्फ जिनके पास ताकत है उनसे बात हो सकती है, इनसे तो कोई बात नहीं। जब इनके पास ताकत ही नहीं है और इनको पता है कि इनके पास हारे हुए लोग हैं, सीटें नहीं हैं, तो इमरान खान कहते हैं जो अगर वो अमेरिका गए थे तो किसने उनसे बात की थी? अमेरिका ने किससे बात करी? और इमरान खान भी उन्हीं से बात करेंगे जिनसे ट्रंप ने बात की। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हमने माजी में हुकूमत से बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन हुकूमत तो हमारी बानी से मुलाकात के लिए भी खुद इजाज़त की मुंतज़र थी। लेट्स वॉच इट। जनवरी में भी यही हुआ था। जनवरी में भी जब दिसंबर और जनवरी में हमने 4 नशस्तें की जिनमें मैं शामिल था, तो हमारा एक ही बड़ा मुतालबा था कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करा दी जाए। उसके बाद ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं और 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बना दिए जाएं। हमने फैसला तो नहीं मांगा था, सिर्फ ये कहा था कमीशन बना दें, जो भी तहकीकात होंगी वो सामने आ जाएंगी। लेकिन ये बात नहीं मानी गई। ये कहा गया कि इमरान खान से मुलाकात भी हम पूछ कर करा सकते हैं, अगर इजाज़त ना मिली तो नहीं करा सकते, और फिर कहा गया कि इजाज़त नहीं मिली। तो हमने यही कहा कि अगर आप एक मुलाकात ऐसी जेल में, अडयाला जेल में जो पंजाब में है, जहाँ पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी है,
वहाँ भी मुलाकात कराने के लिए आपको किसी से पूछना पड़ता है, तो फिर आपके साथ बात करने का हमें क्या फ़ायदा। माहिर कानून फैसल चौधरी ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कई रास्ते मौजूद होने का इंकशाफ किया है। लेट्स वॉच हिम। मायूसी की फिजा कायम हो गई है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे रास्ते हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, कोई ऐसा मसला नहीं है, हमें परेशान नहीं होना चाहिए वर्कर्स को और सबको। तो ये चीज़ जो है उस चीज़ को मैंने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी की जा सकती हैं, लाएमल हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं खान साहब की रिहाई के लिए, सियासी मैदान को गर्म रखने, मेरे ख्याल में ठोस इक़दाम करना और ठोस लाएमल बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। मखसूस नशस्तों के केस के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की असम्बलियों से बाहर आने की बात गश्त है। इस हवाले से रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर ने कहा है कि माजी में असम्बली से मुस्तफ़ी होना गलती थी, अब हम असम्बलियों में रहकर ही जिद्दोजहद जारी रखेंगे। लेट्स वॉच हिम। रऊफ हसन साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच रऊफ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सबसे अहम बात इस वक्त ये है कि मुज़ाकरात की जो दावत है वो पीटीआई की तरफ से है, हर एक की तरफ से है, बानी पीटीआई की तरफ से है। थैंक यू फरिया। देखिए, मुज़ाकरात के बारे में एक हमारी बड़ी कंसिस्टेंट पोजीशन रही हुई है और ये कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं और करना चाहते हैं। आपने मेरे बहुत से प्रोग्राम्स आपके साथ भी बैठ के मैंने ये बार बार बात की है और खान साहब की कंटेंशन भी यही रही है, पीटीआई की भी कंटेंशन यही है। हमने जहाँ एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार किया है और कोशिश भी की है, वहाँ दूसरी तरफ हमने हुकूमत वक़्त के साथ भी मुज़ाकरात किए थे और वो 7 हफ्ते तक जारी रहे थे। और हमने इनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसका खान साहब से मुलाकात करा दीजिए। तो इन्होंने कहा जी कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, एक दिन में करा देंगे। वो एक दिन 2 दिन बने, 2 दिन 3 दिन बने, 3 दिन 4 दिन बने, 7 दिन के बाद इन्होंने हाथ उठा दिया कि जी हम ये काम नहीं करवा सकते, यानी कि इनको वो मुलाकात करने की इजाज़त नहीं मिली। तो उस वक्त हम लोगों ने ये कहा था कि इन लोगों से तो बातचीत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, लेजिटिमेसी तो इनके पास कभी भी नहीं थी, रेलेवेंस तो इनके पास कभी भी नहीं थी। कोई अथॉरिटी भी होती है कि चलिए कोई आर्टिफिशियल अथॉरिटी हो, वो भी इनके पास नहीं थी। तो हम लोगों ने फिर कहा जी कि बात तो उसी से ही करेंगे जिनके पास अथॉरिटी है, जो पावर है और जो कोई दे सकते हैं, जिनसे कुछ वसूल किया जा सकता है। So you are saying कि प्राइम मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इनमें से किसी से बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, हम कर चुके हैं ना। मैं तो अपने एक्सपीरियंस को बयान कर रहा हूँ ना जी। 7 हफ्ते जो हमने इनके साथ मुज़ाकरात किए थे, आपको याद होगा, तो मैं तो उसको, उस एक्सपीरियंस जो है उसको बयान किया है मैंने कि इनके पास, हमें ये रियलाइज किया कि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात जो होंगे वो एस्टैब्लिशमेंट से होंगे। हाँ, अगर उनको कैमोफ्लेज करना चाहते हैं किसी पॉलिटिकल कवरिंग में, तो ये मौजूद है बैठे हुए, ये कर लेंगी, वो कैमोफ्लेज कर देंगी। लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान होंगे। हाँ, आज का जो लेटर आया है उसमें उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ भी मुज़ाकरात किए जाए। हाँ, अगर कोई पोटेंशियल बनता है, कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, तो कोई मुज़ाकरा नहीं होगा, बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए। हम बेसिकली, मेरी कंटेंशन या खान साहब की कंटेंशन या पार्टी की कंटेंशन ये है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। बट मुज़ाकरात आज मामलात को आगे बढ़ाने का एक रास्ता है। बट यू ऑल्सो रियलाइज कि दूसरी तरफ से इस वक्त मुज़ाकरात की कोई, जहाँ आप करना चाह रहे हैं मुज़ाकरात, उधर से कोई भी उम्मीद फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। देखिए दीदी, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इंसान प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और वो हो जाती हैं। कुछ चीज़ें आप प्रिडिक्ट करते हैं लेकिन वो नहीं होती। ये भी वही चीज़ें में, हम सब इसी देश के वासी हैं, हम इसी मुल्क में हैं, रहते हैं, इस मुल्क से प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसी मुल्क के लिए हमें ये मुज़ाकरात जो है, इसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो रियासत को होगा, और रियासत को इन मुज़ाकरात की ज़रूरत है। रियासत को कूल डाउन होने की ज़रूरत है। रियासत में जो इस वक्त इश्यूज़ हैं, जो लैक ऑफ यूनिटी है, लैक ऑफ होमोजेनिटी है, वो ख़त्म होनी चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए ही हो सकता है। राइट। अब आपको लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत को ख़तरा है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा जी, मुझे नहीं लग रहा। हालांकि ये इस बारे में मुझे यकीन है कि ये लोग अपना गंदा रोल जो है वो डेफिनेटली गंदी गेम जो है वो खेलने की कोशिश करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए लोग जो हैं,
वो ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारे पास एक बड़ी ही सेफ मेजॉरिटी है वहाँ, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब को छोड़ के कोई जाना चाहेगा खैबर पख्तूनख्वा, और फॉर दैट मैटर इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो, बिकॉज जो लोग गए हैं उनका हशर तो देख लिया, वो सियासी जनाजे लेके फिर रहे हैं। बहुत सारे वो जो छोड़ के गए थे वो PTI के दर के ऊपर बैठे हुए कशकोल लेके भीख मांग रहे हैं कि जी हमें पार्टी में वापस ले लीजिए। आप देखिए आपके टेलीविजन चैनल्स के ऊपर रोज शाम को वो आए होते हैं और अपनी मुख्तलिफ किस्म की रागनी वो अलाप रहे होते हैं। तो ये अगर हुकूमत गिराने के लिए से आप खुद का कोशिश तो वो करेंगे, बट अली अमीन गंडापुर से तो पार्टी में भी लोग नाराज हैं, उनको तो PTI भी शायद चाहेगी कि हटाया जाए। आपका ख्याल है कि जी शहबाज शरीफ से कोई नाराज नहीं है? आपका ख्याल है कि क्या आसिफ जरदारी से कोई नाराज नहीं है? आपका ख्याल है कि जी इन पॉलिटिकल पार्टीज के बाकी लीडरान से कोई नाराज नहीं है? आप क्या भूल गई हैं PMLN के अंदर के फैक्शंस कितने हैं? क्या आप भूल गई हैं कि जब प्रेशर पड़ा था तो पीपल्स पार्टी सिर्फ 19 लोग रह गए थे? ये सब चीजें हैं बीबी, इसी मुल्क में हुए, लेकिन हम भूल जाते हैं। नहीं, और हम सिर्फ बिल्कुल ये नहीं भूले, ये बैकग्राउंड में तमाम सच वही मौजूद है हमारे मुल्क में। बट द क्वेश्चन इज कि आप ये कह रहे हैं कि पार्टी का कोई इरादा नहीं अली अमीन गंडापुर साहब को तब्दील किया जाए, ऐसा कोई इरादा नहीं है। देखिए, ये मैंने नहीं फैसला करना, ये फैसला जो है ये प्रेरोगेटिव खान साहब का है। खान साहब अपने तरीके से सोचते हैं, वो अभी मुतमईन है इसलिए वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी वक्त वो कुछ ऐसा फैसला करना चाहे तो वही करेंगे। राइट, मैं तो नहीं करूंगा, ये पार्टी का बंदा तो नहीं है फैसला। कल धुआंधार क्रिटिसिज्म किया बैरिस्टर सैफ और शेख वकास अकरम ने मौलाना फजल रहमान पर, और कहा कि मखसूस नशिस्तें जो निकली हैं आपके हाथ से ये उन्हीं का कसूर है, मौलाना फजल रहमान का। इस एनालिसिस से आप एग्री करते हैं कि ये उनका कसूर है? देखिए, हम उनके साथ निगोशिएशंस में थे। आई थिंक कि हमारे जो उनके साथ ताल्लुकात की नेचर थी और अब जो ताल्लुकात की नेचर है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं उन लोगों में से हूँ जो कि चाहेंगे कि पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ भी हम अपने ताल्लुकात जो हैं वो एक मुनासिब सतह के ऊपर एक ऐसे फंक्शनल ताल्लुकात होने चाहिए कि हम उनके साथ बात कर सकें, मिल सकें, बैठ सकें, मुल्की मसाइल को डिस्कस कर सकें, मुल्की मसाइल का हल तलाश करने में एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। तो मैं किसी कोई एक्सट्रीम लैंग्वेज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, डिसअपॉइंटमेंट शायद उनको भी हुई हो, हमसे, हमें तो हुई है, उनको भी हुई हो। तो फ्रैंकली जो पार्टी टू पार्टी रिलेशनशिप होता है, पॉलिटिकल पार्टी टू पॉलिटिकल पार्टी रिलेशनशिप होता है, उसमें कंप्लीट होमोजेनिटी तो नहीं आती ना। हर कोई अपने पार्टी के इंटरेस्ट्स को सामने रखता है, हम भी रखते हैं, वो भी रखते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जी हमें चाहिए कि जो हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं वो ताल्लुकात अब बेहतर ही रहें, अच्छे ही रहें, और हम उनके साथ एक फंक्शनल लेवल के ऊपर हम हमारी इंटरेक्शन उनके साथ वो कंटिन्यू करें। वेरी इंटरेस्टिंग। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही, अब PTI का लाहेअमल क्या होगा? मखसूस नशिस्तों का चैप्टर तो मेरा ख्याल है कि जी बंद हो गया, क्योंकि ये रिव्यू पिटिशन थी, ये कोई ओरिजिनल पिटिशन नहीं थी। और रिव्यू पिटिशन में जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट का जो एक पिलर होता है जिसके ऊपर रियासत खड़ी होती है, जिस तरह से उस तरह उसको आपने डिमॉलिश किया है, तबाह बर्बाद किया है, कुलियतन ख़त्म कर दिया है, जिस तरीके से आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है, जुडिशल बेंच जो है, उसमें आप अपनी न्यूमेरिकल एडवांटेज को इस्तेमाल करके अपनी पसंद के जजेस भर्ती कर रहे हैं, फिर उनसे अपनी पसंद के फैसले ले रहे हैं। ये तो एक खुली किताब है, सब देख सकते हैं, आप भी, आई एम श्योर फरिया देख सकती हैं। तो उसके बाद फैसले भी तो जो आने हैं वो यही आने हैं ना। हमें तो कोई और उम्मीद नहीं थी कि बेहतर फैसले आएंगे। फॉर्चुनेटली अब यही पाकिस्तान की अदलिया हो गई है, जिसमें कि कोई इंडिपेंडेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, वो जो कुछ जज जो इंडिपेंडेंट माइंडेड है, वो उनकी अपनी कोर्ट के साथ, आपको पता है कि उनके मसाइल हैं, वो तो बार बार लेटर लिख रहे हैं, वो भी बहुत सारी जो फैसले किए गए हैं उससे डिसएग्री करते हैं। लेकिन यहाँ अब किसी की सुनवाई नहीं है, जो कि इंडिपेंडेंट जहन का मालिक है उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो बड़ा मिसफॉर्चून है ये कि रियासत के 3 पिलर्स होते हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो होता है वो जुडिशरी का होता है, जस्टिस देता है। और जिस रियासत में जस्टिस का मैकेनिज्म खत्म हो जाए, जस्टिस ना मिले, वो रियासत जो है वो कमज़ोर होती है, और पाकिस्तान इस वक्त एक कमज़ोर रियासत के तौर के ऊपर सामने खड़ा। आयशा महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, इनके नामों की आज बाज़गश्त सुनी। क्या पार्टी के मामलात के हवाले से ये ऑन बोर्ड हैं? क्योंकि तासुर ये है कि इनसे कोई मशवरा नहीं होता, इनको कुछ बताया नहीं जाता। भी ऑन बोर्ड है, वो बिल्कुल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुलाकात नहीं होने दी जा रही ना। मसलन मैं मिलना चाहूँ अगर, तो मुझे नहीं मिलने की जाती।
आपने ट्राई जैसे किया? खान साहब के साथ बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए, बिल्कुल उनके साथ भी कोई पॉलिटिकल लीडर्स की मुलाकात नहीं होने देते। आपने कोशिश की कि शाह महमूद कुरैशी से मिलने या यास्मीन राशिद से मिलने? डिड यू ट्राई? जी आई डिड ट्राई, नहीं मुलाकात हुई। क्या वजह बताई उन्होंने? वो है नहीं जी, इजाजत नहीं देते जी, वही वजह है जो कि खान साहब के साथ मुलाकात मेरी नहीं हुई है, बाकी हमारे सियासी रुफका की मुलाकात नहीं हुई, तकरीबन 31-32 हफ्ते हो गए। अदालत के नोटिस के लोग अब हम कह सकते हैं कि आइसोलेशन में है, इंक्लूडिंग खान साहब। बिल्कुल, खान साहब तो 100% आइसोलेशन में। आज आपने उनकी सिस्टर्स जो मिलके आई हैं, 15 मिनट के लिए सिर्फ मिलने दिया गया, अलीमा बीबी को नहीं जाने दिया गया। उन्होंने बाहर आके कहा है कि उनका वजन भी कम हुआ है, और वो कहते हैं कि जी मुझे 32 घंटे तक कमरे में बंद रखा जाता है। कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज का मतलब मैं हमेशा से उन्होंने एक्सरसाइज की हुई है, और एक तरह से मतलब जो बॉडी होती है वो डिपेंड करती है अपनी रूटीन के ऊपर। वो रूटीन उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, उनको वर्चुअली कैद तन्हाई पे रखा हुआ है इस वक्त इमरान खान। Right, Rauf Hassan Saab, thank you so much for joining us on the program. We'll take a break and we will be right back. एंड वेलकम बैक। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत ने कल रात महंगाई में पैसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। सो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। इस इजाफे की वजह से नए माली साल में महंगाई का सैलाब आने का खदशा है। आज नए माली साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में तेज़ी रही और 100 इंडेक्स 1,28,000 तक जा पहुंचा। आज नए माली साल के पहले दिन वफाकी हुकूमत की जानिब से 389 अरब रुपए की इन्फोर्समेंट इकदामात और 312 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं। म्यूचुअल फंड के जरिए सरमायाकारी पर आयद 25% टैक्स बढ़कर 29% हो गया। सोलर पैनल्स की फरोख्त पर 10% सेल्स टैक्स का निफाज किया गया। FBR को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर की ट्रांजैक्शंस चेक करने का इख्तियार मिल गया। ई कॉमर्स और ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए FBR रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार दे दी गई है। हुकूमत को पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 90 रुपए तक बढ़ाने की इजाज़त मिल गई है। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स में कमी का भी इतलाक हो गया है। 5 करोड़ रुपए से जायद मालियत की जायदाद और 70 लाख से महंगी गाड़ी खरीदने के लिए FBR से सर्टिफिकेट लेना होगा। सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ना होने वाले बड़े दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सेल्स टैक्स के गैर रजिस्टर्ड अफराद का कारोबार सील या प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। 5 करोड़ से जायद टैक्स फ्रॉड पर कमेटी की इजाज़त से गिरफ्तारी भी हो सकेगी। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम क्यों गिराया? बजट के बाद सोलर पैनल्स किस हद तक महंगे होंगे? आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, हुकूमत अपनी माशी कारकर्दगी को स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी के तनाजुर में बयान करती नजर आ रही है। आज स्टॉक एक्सचेंज 1,26,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई। अब ये कितना दुरुस्त इकदाम है? क्या हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हमारी इकॉनमी भी बेहतर हो चुकी है? देखिए, दुनिया भर में इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो इकोनॉमी है उसका एक अक्कासी स्टॉक मार्केट भी करती है। यानी कि एक इंडिकेटर है कि जो 3 लाख की एक थिन स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की, 3 लाख इन्वेस्टर है, 25 करोड़ का मुल्क है, उसमें से भी एक्टिव शायद 1.25 लाख से ज्यादा नहीं होगा। वो कैसे परसीव कर रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को? वो ये ऐसे ही परसीव कर रहा है कि मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है, फंड का प्रोग्राम चलता रहेगा, पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट के जो जराए हैं वो खुलते रहेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी की एक जो ओवरऑल सिचुएशन है वो हमने पहले डिस्कस की, पर चूंकि एक फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर होती है स्टॉक एक्सचेंज, तो वो ये उम्मीद करती है कि अब हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, टुवर्ड्स एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म, ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस। सो ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की मार्केट जब ट्रेड कर रही थी 1.3 के प्राइस टू अर्निंग्स, तो ये बहुत ही लो चला गया था और ये डिफॉल्ट की मार्केट थी। आज से 14-18 महीने पहले आप जाएंगे तो चूंकि मार्केट बहुत एज अ स्प्रिंग आपने उसको दबा दिया था बिकॉज लोग अपने हिस्से बेच गए थे। वहां से जब रिवर्सल शुरू होता है, डिफॉल्ट के खतरा टलता है, मूडीज, फिच एंड S&P री-रेट करता है, तो एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, और वो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में दिखाई देता है, वो आपको दिखाई दिया और लोगों ने वो हिस्से खरीदे बिकॉज वो बहुत ही चीप मार्केट हो गई थी। 30-40 हज़ार का इंडेक्स था, वहां से ये 3 गुना का जो सफर है, और वो अच्छा इस तरह भी रहा है कि डॉलर टर्म्स में भी यही सफर है बिकॉज रुपए ने बहुत ज्यादा डिवैल्यू नहीं हुआ पिछले 1 साल में, स्टेबिलिटी रही है रुपए में। अब
पी मार्केट का जो है वो 6 और 7 के दरमियान आ गया। ट्रेडिशनली पाकिस्तान का पी प्राइस टू अर्निंग्स ऑफ कंपनीज जो है वो यहाँ रहता है। क्या मार्केट ने ये जो री रेटिंग है ये इस तरह से लिया है कि यहाँ आके रुक जाएगी? ये डिपेंड करेगा कि रियली जो है हमारी जो स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स हैं इकोनॉमी के, क्या हम निकालने में कामयाब होते हैं। सो स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर अगर आप समझना चाहें तो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग है, एक्चुअल जीडीपी है, इन्फ्लेशन है। हमने उन सब पे भी गुफ्तगू की। कहीं हमने कहा कि आईएमएफ की एंगेजमेंट ने बेहतरी बहुत पैदा की है, बिकॉज दैट्स टिपिकल जो होता है। और कहीं हमने कहा कि एज अ रिजल्ट हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो कमजोर रही है। इन्वेस्टमेंट 13.8% पे है। ये इंतहाई लो फिगर है रीजनली भी, और जिन ममालिक ने भी दुनिया में तरक्की की है उन्होंने 30 से 35% अपने जीडीपी के हुजम का इन्वेस्ट किया। ठीक है, सर वज़ारत खजाना के मुताबिक जून में महंगाई की शरह 3 से 4% के दरमियान होगी। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पर आना है, तो कितनी महंगाई होने जा रही है? तो आई थिंक अब तो अदाद शुमार जो हैं वो आ गए हैं जून के महीने के, और हमें ये पता है कि 3.2% है। आई थिंक जो जून की इन्फ्लेशन है, जो पूरे साल की इन्फ्लेशन है उसका भी डेटा जो है वो हमारे सामने आ गया है, और हमें मालूम है कि जो 4.5% के करीब ईयर ऑन ईयर एवरेज कर रही है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ने एस्टिमेशन से ज़्यादा डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया है, और इसकी वजूहात बैरूनी तेल की कीमत में मंदी रहना थ्रू आउट द ईयर, नंबर 1, रुपए की स्टेबिलिटी रहना, डिमांड कम होना मुल्क में, गाड़ियों की, सीमेंट की, किसी चीज़ की भी आप देखें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का स्लो रहना। ये सब वो वजूहात हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को मोर देन एक्सपेक्टेड कम किया है। एक बेस इफेक्ट भी है, जिसका मतलब है कि पिछले साल 24% इन्फ्लेशन हुई थी, तो उसके ऊपर अगर 4.5% इस साल ऑन दी एवरेज इन्फ्लेशन हुई है, तो वो बेस इफेक्ट भी आ रहा था। अब बेस इफेक्ट भी खत्म हो गया है। अब कुछ रद्दोबदल आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों का रखा, कुछ इकोनॉमिक पिकअप भी होगा डिमांड में। क्योंकि अब पॉलिसी रेट 11% पे है, तो लोग गाड़ी भी खरीदेंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा, कुछ ट्यूबवेल भी लगेंगे, बोरोइंग भी होगी बैंक से। तो अगर इन तीनों चीज़ों को, थोड़ी सी बढ़ती हुई डिमांड, थोड़ा सा इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, प्लस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और बेस इफेक्ट का ना होना, तो अगले साल हो सकता है कि जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो 5% के जो ब्रैकेट है उससे ऊपर चली जाए, और ये 5-7.5% के दरमियान जो है रह सकती है। So solar panels, another important question. 10% सेल्स टैक्स आयद कर दी गया है। आने वाले दिनों में सोलर पैनल्स अब क्या महंगे होने जा रहे हैं? किस हद तक महंगे होने जा रहे हैं? सोलर पैनल्स की जो स्टोरी है ना पाकिस्तान की, उसको इस तरह समझना चाहिए कि आप जब इंसेंटिवाइज करते हैं कोई चीज़, तो वो वैसे ही बिहेव करती है जैसे सारी दुनिया करती है। मैं हमेशा जो लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसी फरिया साहबा गुफ्तगू करते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं चलती, वो चीज़ पाकिस्तान की नहीं होती। आईएमएफ की एंगेजमेंट हुई, बिल्कुल टिपिकल इकॉनमी बिहेव कर रही है, डिमांड को तोड़ा, इन्फ्लेशन टिपिकली नीचे आई। सोलर पैनल्स को इंसेंटिवाइज किया। क्या इंसेंटिव किया कि आपने कहा नेट मीटरिंग अलाउ कर देंगे 3 फेज में, आपने उसके पहले टैक्सेस को बहुत कम कर दिया। सो बहुत सी जो डिमांड है वो क्रिएट हुई, और दूसरा इंसेंटिव ये था कि डिसइंसेंटिवाइज कर दिया आपने, कीमतें इतनी बढ़ गई। सो लोगों ने, कंज्यूमर बिहेवियर वैसा ही रहा, उन्होंने ऐसे ही रिएक्ट किया और जाकर सोलर पैनल्स खरीद लिए। मैं अब भी समझता हूँ इसका पे बैक अच्छा है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। आज भी 2.25 साल का पे बैक है, अभी कीमतें रिव्यू नहीं की हैं हुकूमत ने, सो अभी भी उतने पे ही खरीद रही हैं। और ज़्यादा तो सोलर पैनल मेरे भाई लोग वो खरीदते हैं जो फरिया साहब लोग जाकर अपने घर में लगा लेते हैं, नेट मीटरिंग भी नहीं करते और घर चला लेते हैं। आगे आगे तो देखिए ना, इलेक्ट्रिकल जो बैटरीज हैं, जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, वो इतनी सस्ती हो जाएंगी कि आपको इंसेंटिव मिल जाएगा कि आप शायद रात को भी स्टोर करके उस पर चले जाएं। सो मुझे तो बड़ी फिक्र होती है कि ये ऑन ग्रिड सोल्यूशन से जब अच्छे कस्टमर निकलते चले जाएंगे तो ग्रिड की जो वैल्यू है वो क्या रह जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं कि लॉन्ग टर्म तहकीक, लॉन्ग टर्म रिसर्च, लॉन्ग टर्म सोच, वो यही है। मैंने 2 सोचें रखी, सिटीज कैसे प्लान होंगे फॉसिल फ्यूल से निकलने के लिए, कैसे एनर्जी सेक्टर की प्लानिंग होगी ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस के लिए, और उनका कितना असर आएगा ऑन ग्रिड पे। ये चीजें हैं असल सोचने की। राइट।
अथॉरिटीज आई एम श्योर एनर्जी बजट पेश करते हुए बड़ा कहा गया कि सख्ती होगी नॉन फाइलर्स के खिलाफ, लेकिन फिर ये इकदाम जो थे आहिस्ता आहिस्ता उनको लीनियंट कर दिया गया। मसलन नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां, घर, कमर्शियल प्लॉट लेने में छूट दे दी गई। वजह क्या है कि पहले सख्त इकदाम का कहा गया, फिर हुकूमत पीछे हट गई? सो जो एग्जैक्ट ऐलान है, ताकि हम लोगों को बता सकें कि वो समझ जाएं, एक तो ये है कि नॉन फाइलर की कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। ये मैं आज हुकूमत से बाहर भी कहता हूँ, मैं हुकूमत में भी था तो यही कहता था। टैक्स इज अ बाइनरी थिंग। इधर मैडम आप 6 लाख से ऊपर इनकम कमाती हैं, हमने 1% आपसे टैक्स लेना है अगर आप 12 लाख तक कमाती हैं सालाना की बुनियाद पर। नॉन फाइलर की जो कैटेगरी है वो हमने बनाई थी कि हम डेटा इकट्ठा कर लेंगे। कई साल हो गए इस डेटे को इकट्ठा करते हुए। आज हमने ये कहा है कि आप 50 मिलियन का घर खरीद सकते हैं, आप 100 मिलियन की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और 7 मिलियन की गाड़ी खरीद सकते हैं, और आप नॉन फाइलर की कैटेगरी में रह सकते हैं। ऑनेस्टली दैट डज नॉट बोड वेल फॉर यू एंड मी, बिकॉज हम अगर टैक्स देते हैं, हम फाइलर हैं, हमारा टैक्स कट के आ जाता है, तो हम एक अनकंफर्टेबल फीलिंग रखते हैं उन लोगों के लिए जो मसावी यानी कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी ऑफ टैक्सेशन में नहीं है। आई रियली होप कि हुकूमत आने वाले दिनों में, और अच्छी टैक्स कलेक्शन हुई है, 26% बढ़ी है टैक्सेशन, हमने 1200 अरब के तो लास्ट ईयर मेजर्स ही ले छोड़े थे, तो टैक्सेशन बढ़ी है इस साल में। आने वाले दिनों में हम ये सोच पैदा करेंगे कि टैक्स के निज़ाम को आसान बनाएं और टैक्स के निज़ाम को मसावी बनाएं, और इसके लिए नॉन फाइलर की कैटेगरी से आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में या सालों में निकल जाएं कम्प्लीटली, और इनको कोई भी जगह ऐसी फराम ना करें कि हम डेटा जो इकट्ठा किया है उसको यूज़ करके हम ये डिटर्मिन कर सकें कि ऐसे लोग जो हैं जो फाइल नहीं करते या गैप से फाइल करते हैं, अंडर फाइल करते हैं, उन तक हमने कैसे रसाई हासिल करनी है। और बहुत डेटा एनालिटिक्स पे अथॉरिटीज़ हमें बता रही हैं कि काम हो रहा है। आई रियली होप दैट विल यील्ड रिजल्ट्स। सो बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाज़त दी गई है। ये गाड़ियां कब तक पाकिस्तान पहुंचेंगी और इनकी वजह से किस किस कीमत की गाड़ियां हम समझ सकते हैं कि होंगी? प्राइवेट सेक्टर तो बड़ा तेज़ है पाकिस्तान का, तो आई एम श्योर कि वो पाकिस्तान गाड़ियां पहुंच जाएंगी जल्दी। ये उस कस्टमर के लिए एक अच्छी चीज़ है कि उसको एक जिसे आप कहेंगे चॉइस मिल गई है कि वो अब पाकिस्तानी गाड़ियों से जो जापान की या कोरिया की या जहाँ से बन के गाड़ी आएगी compete कर सकता है और कह सकता है कि ये गाड़ी बेहतर क्वालिटी या उसी क्वालिटी की या बेहतर जिसे आप कहेंगे सर्विस देती हुई बेहतर गैजेट से आपको मिल सकती है। सो आपकी जो लोकल गाड़ियां हैं वो भी competitive होने में, वो भी नए मॉडल्स लाने में, नए इंजन्स ऐड करने में उस तरफ जाएंगी। आई रियली होप कि अगले 1 साल में आप ये चीज़ देखेंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये फ्लड होता रहा सिस्टम। मैं आज भी कहता हूँ कि कौम को एक्स्ट्रा गाड़ियाँ मंगवाने की बजाय अथॉरिटीज़ को, पॉलिसी मेकर्स को, हमारी तरह के स्कॉलर्स को ये सोचना है कि ये गलत तरफ जा रहे हैं। सही सिमत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की है, साइकिलिंग की है, पैदल चलने की है, फुटपाथ्स की है, सिटीज़ उस तरह डिज़ाइन करने की है, डिस्टेंसेस कम करने की है, सिटीज़ का फैलाव कम करने की है। दैट इज़ द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। बट पीपल लव देयर कार्स में कंपेटिटिव मार्केट क्रिएट होगी, प्राइसेस भी कम होंगी, पर सबसे बढ़ के क्वालिटी और चॉइस कंज्यूमर की बढ़ेगी। डॉक्टर खाकान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।